तो इस तरह किसी भी स्ट्रक्चर में उसके पर्टिकुलर किसी मेंबर में अगर कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा हो तो उसकी वजह से उसके अदर मेंबर्स में जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स या लोड डेवलप्ड होगा, हम उसे एनालाइज कर सकते हैं, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्शन प्लस उसका अमाउंट दोनों हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे मोमेंट। जैसे कि यहाँ पर लोड लग रही है तो डेफिनेटली लोड है वहाँ पर। अगर वहाँ पर लोड है तो लोड की वजह से अगर वहाँ पर कोई कपल या मोमेंट आए तो उसका भी हमको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे मोमेंट का एनालिसिस, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, उसकी आइडेंटिफाई कैसे की जाएगी कि ये बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग, हम आगे करते हैं। तीनों प्रॉब्लम सेम रहेंगे। हमने लोड एनालिसिस कर लिया है, अब आगे हम मोमेंट की एनालिसिस करेंगे। वन बाय वन हम तीनों प्रॉब्लम को देखते हैं और उसके बाद उसमें कौन से टाइप के मोमेंट डेवलप्ड हो रहे हैं हम उसे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से, जो कि जिसका आपने ऑलरेडी लोड एनालिसिस करके रखा है एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए। मैंने उसे फिर से नहीं बताया है, जो ऑलरेडी मैंने आप अभी जस्ट इसी क्लासेस में मैंने पहले बता दिया है, वो मैंने अभी नहीं बताया है। वो आप देख रहे हैं कि लोड एनालिसिस ऑलरेडी हो गई है। लोड एनालिसिस के बाद हम मोमेंट एनालिसिस करते हैं। आप देख रहे होंगे प्रॉब्लम नंबर 1 में इसकी जो एफबीडी है, इस पे सारा लोड जो भी था, जितने भी उस पे लोड या फोर्सेस लग रहे थे, हमने उसे डिनोट करके रखा हुआ है। अब जाते हैं मोमेंट का, एक डायरेक्शन से होते हुए जाएंगे। पहले बात, मोमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, मोमेंट कब डेवलप्ड होता है? मोमेंट के डेवलपमेंट के लिए 2 फोर्सेस नेसेसरी है। 2 फोर्सेस नेसेसरी है, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होना जरूरी है। एंड उन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होनी चाहिए। एक डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब वहाँ पर क्या होगा, आपका मोमेंट डेवलप्ड होगा। इसे कपल भी बोलते हैं। अब ये बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग, ये कैसे डिसाइड करेंगे वो आप क्वेश्चन में देखेंगे, जिसका मैंने ऑलरेडी क्लास लेकर रखा है। आप उस क्लास को करेंगे तब आप इसमें डिफाइन कर पाएंगे या डिनोट कर पाएंगे कि बेंडिंग है या ट्विस्टिंग मोमेंट है। चलिए करते हैं। तो जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि इसके मेंबर्स ए बी बी सी सी डी मेंबर है। सी डी मेंबर से हम स्टार्ट करते हैं। सी डी मेंबर में आपका एक्सियल लोड P लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। देख रहे होंगे इस डायरेक्शन पे D पॉइंट पे P लग रहा है, C पॉइंट पे P लग रहा है। दोनों के दोनों अपोजिट है, नो प्रॉब्लम। बट क्या इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं है। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, बट देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या इस मेंबर में मोमेंट जनरेट होगा? नहीं होगा। मोमेंट जनरेट होने के लिए, मोमेंट डेवलप होने के लिए आपको वहाँ पर दोनों फोर्सेस के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेंबर सी डी में किसी प्रकार का मोमेंट डेवलपमेंट नहीं होगा, 0। नेक्स्ट मेंबर में आते हैं जो कि आपका बी सी मेंबर है। यहाँ 2 लोड दिख रहे हैं, एक लोड P इस डायरेक्शन में, एक लोड P इस डायरेक्शन में। दोनों लोड एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? अब खुद देखिए, एक लोड इस डायरेक्शन पे C पॉइंट पे, एक लोड B पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन पे। इन दोनों के बीच एक क्या है? इन दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस B है। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस B नज़र आ गया, 2 अपोजिट फोर्सेस नज़र आ गए, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ मोमेंट इज ऑकर्ड। वहाँ पर आपका क्या होगा, मोमेंट डेवलप्ड होगा ही। पर ये कौन सा मोमेंट होगा ये बताएंगे हम आपको। कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोमेंट है, ये हम बताएंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि मोमेंट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिस्टेंस B, लोड P,
तो मोमेंट जनरेट कहाँ होगा, स्टार्टिंग पॉइंट सी है, डिस्टेंस कहाँ तक है, बी पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर डिस्टेंस जिस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच जहाँ पर डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो मोमेंट स्टार्ट कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा, सी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट में डिस्टेंस बी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस लोड पे डिपेंड करेगी, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे, जरा देखते हैं। बी पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ और सी पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ मैंने दिखाया है, और इस मेंबर को कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना चाह रहा है, ये बेंड करना चाह रहा है। देखते हैं, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करना चाह रहा है तो यहाँ जो मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। क्या है मोमेंट, कितना लगेगा, P फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, B। ये आपका बेंडिंग मोमेंट लगेगा कहाँ पर, B पर। कहाँ पर, B पर। क्लियर, फोर्स कितना P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना B। मैंने डिफाइन करके रखा है, मोमेंट का डेफिनेशन यही होता है, फॉर्मूला भी यही होता है, मैंने वो नोट कर लिया। डायरेक्शन कैसे मालूम चलेगा, आप देख रहे हैं ये P डायरेक्शन इस तरफ है, ये P इस तरफ है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोला है। क्लॉकवाइज होगा भी, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, आपको वो डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन का खेल यहाँ पर रहता है, आप डायरेक्शन पे फोकस ज़रूर करेंगे, डायरेक्शन पे गड़बड़ी नहीं करेंगे किसी तरीके से। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये मोमेंट। अब ये मोमेंट बेंडिंग है या ट्विस्टिंग है, ये कैसे डिसाइड करें, चलो देखते हैं। पहले बात, क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। क्लियर, ये क्रॉस सेक्शन के क्या हो रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से मोमेंट हो रहा है, ये है बेंडिंग मोमेंट। क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। आप इसको इस डायरेक्शन पे क्रॉस सेक्शन नहीं लेंगे, क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से, ये क्रॉस सेक्शन मैंने हाथ से दिखा दिया। और देखिए क्रॉस सेक्शन के क्या हो रहा है, ये मैं बेंडिंग मोमेंट को दिखा रहा हूँ, राउंड सर्कुलर फॉर्म में मैं बेंडिंग मोमेंट को दिखा रहा हूँ, सॉरी मोमेंट को दिखा रहा हूँ। ये आपका क्रॉस सेक्शन है और ये आपका मोमेंट है। तो आप क्या देख रहे होंगे, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, और कोई भी मोमेंट अगर उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है तो वो कौन सा टाइप का मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है। तो ये कौन सा मोमेंट हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। अगर ट्विस्टिंग मोमेंट होता तो बताएंगे ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, पर यहाँ पर जो ये मोमेंट डेवलप्ड हो रहा है बी पॉइंट पे, जो कि BC मेंबर का बी पॉइंट है, तो वो मोमेंट कौन सा हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब यही बेंडिंग मोमेंट आगे क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट जो कि एंटी क्लॉकवाइज था इस बी पॉइंट पे, इस बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करने के लिए इस बी पॉइंट पे क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे सेम अमाउंट में एक और मोमेंट लगेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट लगेगा। क्या था, P इंटू बी। देखिए आपने ये डिसाइड तो कर दिया कि ये मोमेंट था, डिसाइड कर दिया मोमेंट बेंडिंग था कि ट्विस्टिंग, वो आपको नजर आ गया कि ये बेंडिंग मोमेंट था। अब इस बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करने के लिए इस वाले पॉइंट पे B पे इसके डायरेक्शन के और उतना ही अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होता है, सेम मोमेंट लगता है। लेकिन क्या जरूरी है यहाँ पर वो बेंडिंग मोमेंट है तो ऊपर जो उसके बैलेंस कर रहा है वो भी बेंडिंग मोमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट है तो इसे बैलेंस करने के लिए अगला पॉइंट बी पे वो बेंडिंग मोमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। वो ट्विस्टिंग मोमेंट भी हो सकता है, हाँ दोनों में से कोई एक मोमेंट होगा।
ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बी पॉइंट पे अगर आपको एक बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है तो इसे बैलेंस करने के लिए बी पॉइंट पे जो कि ए बी मेंबर का पॉइंट है वहाँ पर भी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, अब देखिए मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे सेम अमाउंट बी इंटू बी पी इंटू बी मैंने किया है, सेम अमाउंट का एक मोमेंट लगेगा। अब इसे मुझे बताइए ये कैसे मालूम चलेगा कि ये मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट जो है, अब ये कैसे मालूम चलेगा कि ये मोमेंट बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग। अगेन फिर से आप देख लीजिए इस वाले मेंबर पे ये तो क्लियर था बेंडिंग। अब इसे क्लियर करने के लिए अगेन आप देखेंगे ये आपका क्रॉस सेक्शन मैंने दिखा दिया और ये है आपका मोमेंट, ये दिख रहा है मोमेंट कुछ इस तरीके से मोमेंट हो रहा है। ये आपका क्रॉस सेक्शन है और कुछ इस तरीके से मोमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। देखिए ये मैंने यहाँ हैंड पे आपको दिखा रहा है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है और ये मोमेंट है, कुछ इस तरीके से मोमेंट हो रहा है। तो ये क्रॉस सेक्शन और मोमेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। विजुलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पर एनालिसिस करने में। आप विजुलाइज कीजिए कि वाकई में इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, आपका बेंडिंग मोमेंट होगा। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर बोल सकते हैं या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं आप, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होती है। या तो वो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होती है बेंडिंग मोमेंट, या दूसरा क्या बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की या प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर आप विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्रॉस सेक्शन से कैसे विजुलाइज करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है, ये आपका ये मेंबर था ए बी, ठीक है। हम मोमेंट को कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं और यही मेंबर आपका जो दिख रहा है इसके सेंटर से आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जा रहा है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये आपका मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, जो उंगली से दिखा रहा हूँ, मोमेंट की डायरेक्शन है। ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये आपका मोमेंट हो गया। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है दोनों के दोनों पैरेलल हैं? ऑब्वियसली पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएंगे, बेंडिंग मोमेंट होंगे। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। इस बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करने के लिए ए पॉइंट पे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एक मोमेंट लगेगा। कितना लगेगा, जितना अमाउंट आपका यहाँ लगा वही अमाउंट आपका यहाँ लगेगा। अब ये भी मोमेंट आपका बेंडिंग होगा कि ट्विस्टिंग होगा, तो ऑब्वियसली बात है आप ध्यान देंगे ये मोमेंट भी आपका बेंडिंग मोमेंट होगा, क्योंकि पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के वो पैरेलल है या प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। दोनों कंडीशन में से जो आपको समझ में आता है आप अपना चूज कर सकते हैं। तो ये होगा आपका बेंडिंग मोमेंट। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एक स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ये स्ट्रक्चर, और फिक्स पॉइंट ए पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, तो आप बता सकते हैं कि फिक्स पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, बी पी इंटू बी होगा। क्लियर? क्या इसके अलावा और भी कोई मोमेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है? तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर नजर आ रहा है। इस वाले पोर्शन पे तो मोमेंट जीरो था, इस वाले पोर्शन पे इस P की वजह से B पे मोमेंट आपका जो आया P इंटू बी, जिसको बैलेंस करते हुए हमने यहाँ पॉइंट A तक पहुँचा, और इस पॉइंट पे सॉरी ए बी मेंबर पे जो P लग रहा है उसकी वजह से भी किसी प्रकार का मोमेंट डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ रीजन? यार एक्सियल फोर्स है, एक्सियल नॉर्मल लोड है। एक्सियल नॉर्मल लोड आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब के केस में वहां पर क्या है, किसी प्रकार का मोमेंट नहीं है। मोमेंट के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए दो परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स होने चाहिए, और मोमेंट के लिए एक चीज और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या, काट देना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वाले पॉइंट पे देखते हैं जिसका ऑलरेडी हमने एफबीडी क्लियर कर लिया है, उसमें हमने सारा फोर्सेस डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट आपका मेंबर है सी डी। आप देख रहे हैं एक लोड क्यू लग रहा है नीचे, एक लोड ऊपर लग रहा है। इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? स्मॉल सी है। इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? स्मॉल सी है। व्हेन देयर इज सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देयर इज अ मोमेंट ऑलवेज। क्या? हमेशा वहां पर मोमेंट होगा। मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, कुछ इस तरीके से होते जा रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा? अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा। मोमेंट के केस में दो ही होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो इस केस में क्या है? क्लॉक की दिशा के अपोजिट, जिसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कितनी वैल्यू होगी? एक तो फोर्स कितना लग रहा है, मोमेंट ये हो गया, फोर्स कितना लग रहा है? क्यू लग रहा है। कितना डिस्टेंस है? सी डिस्टेंस है। अब ये बेंडिंग होगा कि ट्विस्टिंग होगा? तो आप देखेंगे अगेन इस पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की ये क्या है? पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट। किस पॉइंट पे होगा? सी पॉइंट पे होगा। बोलोगे सर डी पॉइंट में क्यों नहीं है? अरे डी पॉइंट पे तो डिस्टेंस जीरो है ना, स्टार्टिंग तो यही पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस सी है। आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम सी पॉइंट पे जा रहा है। कितना जा रहा है? सी जा रहा है। तो वहाँ पर आपका मोमेंट हो गया। अब इसी मोमेंट को जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज है, इसको बैलेंस करने के लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। कितना होगा मोमेंट? ये सेम अमाउंट, क्योंकि बैलेंस करना भैया, फोर्स बस बैलेंस नहीं होता है, मोमेंट भी बैलेंस किया जाता है। जिस तरीके से आपने लोड या फोर्स को बैलेंस किया, उसी तरीके से आप क्या करेंगे? मोमेंट को भी बैलेंस करेंगे। जैसे ही सी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपका मोमेंट डेवलप्ड हुआ, तो मैंने उस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए इसके आगे वाले मेंबर बी सी में सी पॉइंट पे क्लॉकवाइज रॉन्ग, ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मैंने क्या लगाया? ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपने मोमेंट लगा दिया क्या? क्यू इंटू सी। ये तो बेंडिंग मोमेंट था। क्या ये वाला जो मोमेंट है जो कि इसे बैलेंस कर रहा है, वो इस मेंबर के लिए, बी सी मेंबर के लिए बेंडिंग मोमेंट होगा या ट्विस्टिंग मोमेंट होगा? देखिए आप इसके डायरेक्शन से क्लियर कर सकते हैं। ये आपका क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये आपका मोमेंट ऑब्वियस सी बात है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो अगेन ये क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट। अब इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट बी पे भी क्या होगा? मोमेंट लगेगा। ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना अमाउंट है? क्यू इंटू सी। अब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, बोलोगे सर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट था, ये भी बेंडिंग मोमेंट होगा? अरे भाई होगा, जब ये है तो वो भी होगा। एक ही मेंबर है, उसे बैलेंस करने के लिए क्या बोलते हैं, आपका बेंडिंग मोमेंट ही वहाँ पर आएगा। ठीक है। अब इस बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो अगेन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपका एक मोमेंट लगेगा। क्या है मोमेंट आपका? अगेन क्यू इंटू सी। अब ये बेंडिंग होगा कि ट्विस्टिंग? तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अलग अलग मेंबर में अलग अलग एनालिसिस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका मोमेंट यहाँ लग रहा है, अब यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं इस मेंबर को लेकर। आप इस मेंबर को ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ मोमेंट लगा, इस मेंबर का ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की ये क्या है? पैरेलल है। तो ये भी क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। अब इस बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करने के लिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है तो यहाँ पर क्या लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे भी बेंडिंग मोमेंट लगेगा। भैया एक ही मेंबर है तो क्या होगा? वो बेंडिंग मोमेंट होगा। कितना है? क्यू इंटू सी। ये पॉइंट ए हो गया।
ये जो मोमेंट आपको पॉइंट ए पे दिखा बी एम क्यू इंटू सी, ये कहाँ से जनरेट हुआ? आपका मेंबर सी डी से जनरेट हुआ, लेकिन पूरा बैलेंस करके फाइनली इस फिक्स पॉइंट पे आया। क्लियर? एक जहाँ से भी स्टार्ट होता है, चाहे वो लोड हो या मोमेंट, उसे पूरा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अनबैलेंस के केस में आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। क्लियर? ये तो था लोड क्यू की वजह से मोमेंट। अब नेक्स्ट मेंबर पे हर लोड की वजह से आप मोमेंट देखेंगे। मैंने जो अभी मोमेंट स्टडी किया, डिस्कस किया, एनालिस किया, जिस पर एनालिसिस किया हमने, वो मोमेंट कहाँ पर से डेवलप्ड हुआ था? वो मोमेंट आपका सीडी मेंबर से डेवलप्ड हुआ था, और इस सीडी मेंबर में आपका क्यू की वजह से जो मोमेंट डेवलप हुआ था, हमने उसका स्टडी किया। नेक्स्ट मेंबर में देखते हैं। नेक्स्ट मेंबर में एक्सियल नॉर्मल लोड जनरेट हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर इस लोड की वजह से किसी प्रकार का मोमेंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन लास्ट वाला मेंबर ए बी में ये क्यू दिख रहा है, ये वाला क्यू दिख रहा है, आपस में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से एक मोमेंट जनरेट होगा। क्योंकि देख रहे हैं इस वाले लोड की वजह से एक नीचे है, एक ऊपर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। तो डिस्टेंस कितना है? ए पे है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना लोड, खत्म कहाँ पर हो रहा है? ए पर हो रहा है, डिस्टेंस ए है, तो आपका डायरेक्शन क्या है? एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। जो ऊपर जा रहा है, जहाँ पर आपका मोमेंट दिख रहा है, वहाँ देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं दिखाता हूँ, ये होता है मोमेंट का डायरेक्शन। ये वाले पुराने वाले जो है आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये आपका जनरेट कितना हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कितना है ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक तो लोड कितना है? क्यू, डिस्टेंस कितना है? ए। तो ए पॉइंट पे दो बेंडिंग मोमेंट है। एक बेंडिंग मोमेंट जो कि आपका इस सी डी मेंबर की वजह से जनरेट हुआ था, और दूसरा बेंडिंग मोमेंट जो कि आपके ए बी मेंबर में क्यू की वजह से जनरेट हुआ था। एक की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरी की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है। क्लियर? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों को ऐड किया जाएगा? नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर एक से ज़्यादा मोमेंट नज़र आता है, अगर वो सेम कैटेगरी का है, अगर वो बेंडिंग मोमेंट है तो बेंडिंग मोमेंट की बात होगी, अगर वो ट्विस्टिंग मोमेंट है तो ट्विस्टिंग मोमेंट की बात की जाएगी। अगर किसी भी पॉइंट पे दोनों के दोनों, दो या दो से ज़्यादा जितने भी मोमेंट लग रहे हैं, उनका डायरेक्शन एक तरफ है, तो वो सारे के सारे मोमेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो उनके बीच क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, वो माइनस हो जाएंगे। इस केस में आप देखेंगे, इस केस में आप देखेंगे कि एक की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो फाइनल मोमेंट आपका जो होगा पॉइंट ए पे, जो फाइनल मोमेंट होगा पॉइंट ए पे, वो क्या होगा? दोनों अपोजिट में हैं तो सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस होगा। बड़ा कौन होगा? ए वाला होगा। क्यों? क्योंकि ए लेंथ ज़्यादा है, तो आपका हो गया Q इंटू ए माइनस, और दूसरा वाला क्या था? Q इंटू सी। एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो QA माइनस QC। बोलोगे सर QA पहले क्यों वाला है? आप देख रहे होंगे दोनों में Q कॉमन है, A और C की बात चल रही है। A की लंबाई ये है, C की लंबाई ये है, बड़ी कौन सी है? A है, इसलिए QA माइनस QC किया हमने।
और डायरेक्शन कौन सा होगा, फाइनल डायरेक्शन कौन सा होगा, ये तो इंडिविजुअल डायरेक्शन था, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, फाइनल डायरेक्शन क्या होगा, तो फाइनल डायरेक्शन जो होगा उसी का होगा जिसकी वैल्यू, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। यहाँ पर QA की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसके QA वाला जो आपका ये वाली जो कि क्लॉकवाइज है, तो फाइनल आपका जो मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने किसी भी पॉइंट पे हमने मोमेंट निकाल लिया जो कि बेंडिंग मोमेंट था। अभी तक आपने सारा जो केस किया उसमें बेंडिंग मोमेंट ही है। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम का हमने FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है। कहाँ कहाँ कितने फोर्सेस लग रहे हैं सब आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ग्रीन बोर्ड पे नज़र आ रहे होंगे। अब इसमें जितने भी आपके मोमेंट्स जनरेट हो रहे हैं उसकी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपका देखते हैं CD मेंबर में, हमेशा उस तरफ से देखिए जहाँ पर आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वहाँ से आप कंटिन्यूअस चलते जाइए और सारा मोमेंट जितना भी मिलते जा रहा है उसे आप बैलेंस करते जाइए। फिर आपको मालूम चल जाएगी कि अलग अलग पॉइंट पे किस टाइप के मोमेंट जनरेट हो रहे हैं और कितने जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये CD मेंबर पे हम देख रहे हैं एक फोर्स अंदर की तरफ जा रही है और एक फोर्स बाहर की तरफ जा रही है, आप देख रहे होंगे, और दोनों के बीच एक डिस्टेंस C है। तो ऑब्वियसली इस केस में भी आपको कुछ इस तरीके से मोमेंट नज़र आएगा, कुछ इस तरीके से मोमेंट नज़र आएगा। ये हम मोमेंट दिखा देते हैं M, कितना मोमेंट होगा, अगेन R इंटू C, ये आपका अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है, कुछ इस तरीके से मोमेंट नज़र आ रहा है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा, इस तरफ से देखेंगे तो। अब ये अगेन इस मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तब केस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो बेंडिंग मोमेंट होगा C पॉइंट पे। अब इसे बैलेंस करने के लिए ये आपका अंदर की तरफ जा रहा है जो कि क्लॉकवाइज है, तो इसे बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ दिखाओगे आप कुछ इस तरीके से। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोमेंट इज इक्वल टू R इंटू C। अब जरा देखिए आपका ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और इसके नीचे जो मोमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और आपका मोमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपका यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट था और यहाँ पर क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर होने की वजह से वो कौन सा मोमेंट बन गया, ट्विस्टिंग मोमेंट बन गया। देखिए कितने डिफरेंट हो गए। यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट था चूंकि यहाँ पर आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मैंने कुछ इस तरीके से BC को दिखाया है, सामने ला के दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से राउंड हो रहा है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये मोमेंट है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और मोमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं और वो किस में होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट में होता है। इसे बैलेंस करने के लिए जो कि अंदर जा रहा है, तो यहाँ से आप बाहर दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से बाहर दिखाएंगे, और बाहर दिखाने की वजह से आपका ये भी एक मोमेंट होगा, सेम टू सेम होगा, एक ही है। तो ये भी कौन सा मोमेंट होना चाहिए, ट्विस्टिंग मोमेंट होना चाहिए। कौन सा मोमेंट होना चाहिए, ट्विस्टिंग मोमेंट होना चाहिए B पॉइंट पे। अब इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए ये अंदर जा रहा है तो ये बाहर की तरफ आएगा, कुछ इस तरीके से मोमेंट क्या होगा, R इंटू C। अब ये कौन सा टाइप का मोमेंट होगा, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है। अब देखो ये ऊपर से नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है, ये आपका दिख रहा है अंदर से कुछ इस तरीके से है। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए अब ये वाला बैलेंस हमने लगाया B पॉइंट पे। अब ये कितना होगा, इसे देखते हैं, ये कितना होगा, R इंटू C होगा। अब ये अगेन इस मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, बेंडिंग मोमेंट बन गया। अब इसे बैलेंस करने के लिए जो कि आपका बाहर निकल रहा है, एक अंदर की तरफ लगेगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट R इंटू C। R इंटू C आपका लग गया।
ठीक है, R इंटू सी लगा। अब ये ऑब्वियसली बात है, ये बेंडिंग मोमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो लोड R की वजह से आपका क्या हुआ, इसकी वजह से आपका जितने भी मोमेंट जनरेट हुए हमने वो दिखा दिया। ये तो फर्स्ट मेंबर का था। ऐसे ही सेकेंड मेंबर पे जाएंगे तो एक लोड अंदर लग रहा है, बाहर लग रहा है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर बी है, तो इसकी वजह से भी मोमेंट आएगा। वैसे ही ये वाला आपका पोर्शन है, एक अंदर की तरफ लग रहा है लोड, एक बाहर की तरफ लोड लग रहा है, उसकी वजह से भी क्या होगा आपका मोमेंट जनरेट होगा। दोनों की वजह से मोमेंट जनरेट होगा और उन दोनों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने केवल आपका मेंबर नंबर सी डी में जो लोड लग रही थी उसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट हुए उससे ही काउंट किया है। अब मेंबर BC और मेंबर AB इन दोनों की वजह से और जो मोमेंट लग रहे हैं ये आप काउंट करेंगे और काउंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इस मेंबर की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो कौन सा है, कितना है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो मोमेंट जनरेट होगा वो भी बताना है, और इस AB पोर्शन पे जो मोमेंट जनरेट होगा उसकी वजह से जो वहाँ पर लोड है वो कितनी है और कौन सी है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद फाइनल आप जो होगा आपका जो फाइनल A पॉइंट पे आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट और फाइनल ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा ये भी आप एनालिसिस करके फाइनल वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो फाइनली इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने अलग अलग पॉइंट पे जो लोड लग रहे थे उन लोड की वजह से इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो डेवलप हुआ हमने वो निकाला। इसके साथ साथ इन्हीं लोड या इन्हीं फोर्स की वजह से जो उसमें मोमेंट्स डेवलप हो रहे थे वो भी हमने निकाला। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास अगर आपने ध्यान से किया और इसे समझा तो डेफिनेटली आगे जितनी भी क्लासेस होंगी बीम से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी प्रकार की उसमें समस्या आपको नहीं आएगी। बस अपने माइंड पे ध्यान रखिए कि मुझे उस स्ट्रक्चर के फोर्सेस को बैलेंस करना है और अगर उसमें मोमेंट डेवलप हो रहा है तो उस मोमेंट को भी बैलेंस करना है। मोमेंट के केस में आपको डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना है कि वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो मोमेंट या वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है। इससे आप डिसाइड करेंगे ट्विस्टिंग है कि बेंडिंग है। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कभी कभी बेंडिंग मोमेंट जो कि एक मेंबर में बेंडिंग मोमेंट है वो दूसरे मेंबर में जो उसे बैलेंस करना चाहता है वो ट्विस्टिंग मोमेंट हो जाएगा। जैसे कि आपका इसी केस में था, इस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट था, इस मेंबर CD में सी पॉइंट पे, वही आपका BC में C पॉइंट पे ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप देख रहे हैं कि एक बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करने के लिए बेंडिंग मोमेंट ही आएगी, नहीं, वो ट्विस्टिंग मोमेंट के फॉर्म में भी चेंज हो सकती है। तो ये थे आज के क्लास में बेसिक्स पर आज तक की जो आपने बेसिक्स देखा टाइप ऑफ लोड्स या फिर बेंडिंग मोमेंट या शियर बेंडिंग मोमेंट या आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, तो उनमें बेस्ड उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम हमने आज डिस्कस किए और इस प्रॉब्लम से हमने सारा लोड का कैलकुलेशन एवं बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का कैलकुलेशन किया। इस क्लास को अच्छे से कीजिए, आगे की क्लास और थोड़ा डीपर होते जाएगा। विजुअलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आपका माइंड केवल और केवल इस बात पे जाना चाहिए कि जो लोड लग रही है उसका डायरेक्शन क्या है और जो मोमेंट लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। आज का क्लास बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।